इन द लास्ट लेक्चर वी डिड वाज समथिंग अबाउट रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी के जनरेशन के बारे में पता लगा था हमें, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में पता लगा था हमें। Now what we will doing is making a differentiating features between physical, chemical and nuclear reactions, ठीक है। तो इन सब में अंतर क्या है वो हमें पता होना चाहिए। न्यूक्लियर, प्लीज माइंड माई रीडिंग, आई डोंट हैव द राइटिंग पैड, आई एम राइटिंग विद द माउस, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे कभी इतनी गंदी राइटिंग नहीं है मेरी। तो आगे चलते हैं हम। तो फिजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस हेल्प अस टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन अवर नेचर टुडे। ओके, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन कैसे आप करते हो। केमिकल रिएक्शन तो आप सबको पता है, अगर आप दूध में रखते हो, दूध में थोड़ा सा खटास डालते हो, है ना, तो उससे दही जम जाता है। अगर और ज्यादा खटास डाल देते हो तो वो क्या कहते हैं, पनीर बन जाता है उससे, है ना। ये आपने सब ये देखा होगा, आपको पता होगा, दीज आर द बेसिक रिएक्शंस, है ना। तो आप इसको फिजिकल नहीं बोलोगे, आप इसको केमिकल रिएक्शन बोलोगे, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि यार ये इसका जो स्टेट है, ठीक है ना, इसकी स्टेट है जो इस चीज की, इस बॉक्स की, तो ये क्या है, ये है सॉलिड स्टेट का, है ना। तो सॉलिड स्टेट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, डेंसिटी होएगी, है ना, जो इसके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो फिजिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। डन एवरीवन, यू आर बेसिकली ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि किसी चीज के कारण, यानी जैसे अगर मैंने एक वो मैंने लास्ट एग्जांपल भी दिया था आपको, कि अगर मैं लिटमस पेपर लेता हूं या पीएच का जो पेपर होता है वो लेता हूं और उस पे एसिड या बेस डालता हूं तो उसको कलर चेंज हो जाता है ना। तो कलर चेंज हो गया मतलब कौन सी रिएक्शन बनेगी, अब वो केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन में हम उसकी स्टेट चेंज नहीं करेंगे, हम उसके करेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। लाइक डेंसिटी, लाइक कलर, लाइक बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा कुछ तो ये फिजिकल में आता है, फिजिकल रिएक्शंस में आता है ये, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शंस में क्या आता है वो बता दिया मैंने आपको। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या आता है, पहले हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे थे, सॉरी। तो केमिकल रिएक्शंस में वेयर आर द चेंजिंग, इसमें चेंज आती है, यस। चेंज कहाँ पे आती है अगर हम बात करें तो चेंज आती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन लिखने के दौरान हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है। हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हम इस चीज को बोलते हैं वैलेंसी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है ना। तो वैलेंसी का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड ये एनर्जी शेल्स होते हैं, है ना, KLM शेल्स होते हैं। जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, ठीक है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, वी कॉल दैट एज वेलेंट इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ना कि अंदर वाले, समझ रहे हो। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा नहीं लेते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा नहीं लेते हैं केमिकल रिएक्शन में। कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है हमारे एटम के न्यू इलेक्ट्रॉन शेल्स का। गुड, इतना समय लग गया सबको, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। गुड, बताइए आगे चले फिर। फिजिकल में क्या बेटा, फिजिकल रिपीट कर दूं, फिजिकल में कुछ नहीं आता बेटा। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि ये बॉटल है जिसमें पानी भरा हुआ, तो कौन सी स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है। लेकिन अगर मैं इसको ठंडा कर दूंगा
या मतलब इसका कोई केमिकल रिएक्शन करके कोई चेंज करने की कोशिश करूंगा, या इसमें मैंने रसना डाल दिया, या इसमें कोई मैंने इनो डाल दिया, इनो समझ रहे हो, इनो डाल दिया पानी में, तो वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। सिंपल पानी क्या है आपका, फिजिकल, जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, ठीक है ना। जब आप उसमें इनो डाल देते हो तो केमिकल, आपने पता वो भाप सी बन जाती है एकदम से, सोडे की तरह है ना, ऊपर से बन जाता है ना, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है। फिजिकल रिएक्शन है पानी सादा, पैनिक फिजिकल, फिजिकली जो उसकी स्टेट है, जो उसका टेम्परेचर है, जो उसका करेक्टरिस्टिक्स है, कलर है, आप कलर कुछ नहीं चेंज कर रहे हो। जैसे ही आपने कोई तीसरी चीज डाली उसमें या दूसरी चीज डाली उसमें, उसके कारण जो भी चेंज आया उसके करेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है ना, उसका कलर चेंज हो गया, वो ज्यादा फ्लफी हो गया, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, है ना, तो वी से दैट दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। ओके। अब ये केमिकल रिएक्शन में हमने बोला कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना रहेगा, उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है ना। ओके। तो जब भी मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ कोई, जैसे मैंने अगर आप बोला कि वही हमने जो क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला एग्जांपल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसी को मान के चलो। ठीक है। तो उसमें जो आदान प्रदान होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इसमें आइदर बॉन्ड बनेंगे, इट विल क्रिएट बॉन्ड, और इट विल ब्रेक बॉन्ड्स, ब्रेक बॉन्ड्स। ठीक है ना। तो ये काम चलता रहेगा। ठीक है ना। उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी। डन डन डन। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है जी। न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स पढ़े होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, न्यूक्लियॉन्स और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, है ना। तो जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में इलेक्शन मतलब रिएक्शन हो रहा है और यहाँ ये बाहर निकल रहे हैं या एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं या इनमें आदान प्रदान हो रहा है न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स में, ठीक है ना, तो वी कॉल दैट एज न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस, एंड दीज आर द कॉज फॉर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। याद है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे, बैंड ऑफ स्टेबिलिटी होता है कोई, कि उस लाइन के आपको अंदर अंदर तरफ रहना है, अगर आप बाहर चले जाते हो तो आप रेडियो एक्टिव हो जाते हो। याद है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 83 तक स्टेबल रहते हैं एटॉमिक नंबर तक, उसके बाद जितने भी हमारे पास आ जाते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है ना, दे आर यूजली रेडियो एक्टिव, दे आर यूजली रेडियो एक्टिव। ठीक है ना, ये हम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। हेलो शना, गुड, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे, जब रेडियो एक्टिविटी होगी, इसको हम फर्दर दो हिस्सों में बांटेंगे। कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन रिएक्शन, FISSION, फिशन रिएक्शंस, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। दो तरह के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके ये क्या होता है, लेकिन अभी के लिए बस यहाँ पे नाम लिख लो। ठीक है जी, डन। Now let us move further. We have done this, this and this. Okay. Now यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बैंड ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है। ठीक है ना, हमने कहा था कि एक लाइन है। ओके ओके, दिया दिया लेट ज्वाइन क्यों लगता है, न्यूक्लियर फिशन, FISSI हमने पढ़ना है इसको आगे जाके भी, फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, ये हमने पढ़ना है आगे जाके। ये दो तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके। सो अब हमारे को जो मेन चीज याद रखनी है यहाँ पे, ये देखो मैंने बताया था लास्ट में कि एक स्टेबिलिटी की लाइन होती है, इस लाइन के इस तरफ खड़े हो आप कोई भी रिएक्टर तो आप स्टेबल हो, इस लाइन के उस तरफ खड़े हो आप तो अनस्टेबल हो। ठीक है ना। अब ये लाइन है क्या, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, ये लाइन कुछ नहीं है, ये लाइन है से मात्र एक, क्या कहते हैं, रेशियो है। किसकी रेशियो है, न्यूट्रॉन्स की और
प्रोटॉन्स की। यानी कि इस तरह अगर हम न्यूट्रॉन्स लिखते हैं और इस तरफ हम प्रोटॉन्स लिखते हैं, जब याद रखो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है ना, समझ लग गए, ठीक है ना। आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में भी मैंने करवाया था कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट या इन ए कंपाउंड determines its atomic, not compound but in element determine its atomic or determined by its atomic number, ठीक है, not atomic mass number। याद है, समझ रहे हो। तो अगर मैं C612 लिख रहा हूं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर हियर, C6। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन 7 लिख रहा हूं तो अब ये 6 से 7 हो गया, देखो, ठीक ना। 6 से 7 मतलब एटॉमिक नंबर चेंज हुआ उसका। उसी तरह ऑक्सीजन 8 है, एटॉमिक नंबर चेंज हुआ उसका, ठीक है ना। लगी समझ, इतना सा बात लगी समझ आपको, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना कि जहां पे मैंने अगर एटॉमिक नंबर लिखा है तो इसका मतलब प्रोटॉन्स है, ठीक है, प्रोटॉन्स, क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन्स बताएंगे कि भैया जी इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है जी। और हमने एक चार्ट बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया था पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना। इसको हम बहुत अच्छे से जब मैं केमिस्ट्री कराऊंगा तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि ऐसा करके एक हमारे पास टेबल है केमिस्ट्री में। ये मत पूछो कि ये ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है, अभी नहीं हम पढ़ेंगे, बट ये याद रखो कि हमने ये एक टेबल बनाया है अभी तक, ठीक है ना, जिसमें हमने अरेंजमेंट की है। और अरेंजमेंट का क्राइटेरिया क्या है, atomic number, not atomic mass number. We have done it based upon the atomic number of an element। हमेशा याद रखिए जब भी atomic number चेंज होगा उसके कारणवश नया एलिमेंट का जन्म होगा, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 4 के बाद 5 आता है, ये ब्रिलियम के बाद क्या है, बोरोन, बोरोन के बाद क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना, समझ लग रहा है अभी, ठीक है ना। एक 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 करके बढ़ता रहता है ये चीज, ठीक है, डन। इसके बारे में स्पेसिफिकली अगर आप पढ़ेंगे तो हम वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, व्हाट इज द वेरिएशन अराउंड ग्रुप एंड व्हाट इज द वेरिएशन अराउंड पीरियड, वो नहीं अभी अपने पढ़ना। अभी के लिए जो जरूरी है वो ये जरूरी है कि जो भी एटॉमिक नंबर है आपका, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल डिटरमाइन कि ये क्या है, कि अगर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं उसके कारण नया एलिमेंट बन रहा है, डन। ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी करके आ चुके हैं। इतना सबको क्लियर है बेटा, बताइए। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। सो वी वर इन दिस, अच्छा नाउ हमने जब यहाँ तक पढ़ा है तो थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, यूनिट भी पढ़ लेते हैं। यूनिट बहुत जरूरी होती है रेडिएशन के और रेडियो एक्टिविटी के। पहली बात है रेडिएशन इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। रेडिएशन अच्छी भी हो सकती है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये क्या कंसेप्ट है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि जब भी स्पॉन्टेनियसली कोई टूटता है एटम तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और जो अब जब हम तोड़ते हैं आर्टिफिशियली वो कॉल दैट एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। तो जब भी कोई रेडियो एक्टिविटी को मेजर करना होता है, जो ऐसा यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, याद रखिए, दैट इज becquerel। ये मैंने पहले भी बताया था। एंड हाउ डू यू डिफाइन हु वाज द becquerel, हेनरी becquerel के बारे में पढ़ा था ना हमने। becquerel वाज द पर्सन हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसने सबसे पहले इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था और जिसने की रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले लिखा था, ठीक है ना, कि ये कुछ ऐसा करके होता है, तो हम उसको फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो और उसके सम्मान में हमने इसका यूनिट रखा है becquerel रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है ना। अब रेडियो एक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया हमने, पता ना, कि स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या कहते हैं एटम, है ना। तो हमने क्या बोला कि इसमें हम बोलते हैं कि अगर एक एटम टूट के 1 सेकंड में एक एटम टूटता है तो हम उसको बोलते हैं एक becquerel इसकी रेडियो एक्टिविटी है,
ठीक है, डन। तो हाउ डू वी डिफाइन रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी वी यूजली डिफाइन इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरियल। ये एसआई यूनिट है। अगर आपको पेपर में आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो आंसर आपने टिक करना है बैक्टीरियल। स्टैंडर्ड यूनिट यही है। नॉन स्टैंडर्ड क्या है? क्यूरी। क्यूरी के बारे में पता है ना आपको? क्यूरी के मैडम पीआरए क्यूरी और जो है दूसरी मैम थे, ठीक है ना, है ना। तो क्यूरी के सम्मान में हमने एक इसी की रेडियो एक्टिविटी को हम दूसरी तरह से भी देख रहे। जैसे आप सबको पता होगा, वेट को आपने देखा होगा, यानी कि अपने वेट को जब भी आप सामान लेने जाते हो, ठीक है ना, कि 2 किलो मेरे को चावल दो या 2 किलो मेरे को वो दो, क्या कहते हैं, खाना दो, ठीक है ना, या 2 किलो मेरे को आप चीनी दो, तो आप उसको केजी में मेजर करते हो, लेकिन ग्राम्स भी तो आता है ना, समझ रहे हो? आप बोलते हो ना कि मेरे को पाइया जो मटर दे दो या पाइया की ये दे दो, है ना, तो पाइया ग्राम के हिसाब से आता है ना। तो ग्राम मतलब उसी का यूनिट हो गया। बट व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट अगर हम बात करें, तो आपको मैंने बता दिया स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। स्टैंडर्ड यूनिट उसी तरह रेडियो एक्टिविटी का क्या है? बैक्टीरियल। और एक और यूनिट आता है क्यूरी, ठीक है ना। क्यूरी की जो डेफिनेशन है 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। डिसइंटीग्रेशन मतलब एक एटम टूट के कितना नए एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है, हम उसको बोलेंगे एक क्यूरी। अगर इतने जो एटम्स टूट रहे हैं 3.7, उसके आगे 10 जीरो लगा दो, अगर इतने एटम्स टूट रहे हैं 1 सेकंड में, तो हम उसको बोलेंगे कि कितनी है इसमें रेडियो एक्टिविटी? 1 क्यूरी। ठीक है जी, डन। ये समय लगा आपको? एक और यूनिट आता है सीवर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीवर्ट इज द यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर डोज विच ए पर्सन रिसीव्स। अच्छा, होता क्या है, आपने देखा होगा कि कई बार जैसे मैं अपना एक्सरे करवाने गया हूँ, या मैं अपना कुछ भी कराने गया हूँ, ठीक है ना, सीटी स्कैन कराने गया हूँ, तो डॉक्टर सीधा वहां पे कमरे के साथ आपके साथ खड़ा नहीं होता। वो एक मैंने आपको बताया है, एक पर्दे के पीछे होता है, एक कंक्रीट की दीवार के पीछे होता है, और वो आपसे मतलब बोलता है कि यहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं आपका एक्सरे ले रहा हूँ या जो भी ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो कहता है कि भैया हम उसको मेजर कैसे करते हैं कि मैंने आपके ऊपर डोज डाली है। डोज किसकी डाली है? एक्स रेज की, गामा रेज की, जो भी डाली है। तो कितना एक्सपोजर आपको मिला है, कितना ज्यादा वो जो रेज अंदर आई थी, रेडिएशन आई थी आपके अंदर, कितनी आपकी बॉडी ने एब्सॉर्ब की है। तो उस एब्सॉर्प्शन को हम बोले कितना टाइम आपकी कितनी बॉडी एक्सपोज किया है, कितनी बॉडी उसने एब्सॉर्ब की है रेडिएशन को, तो हम उसको बोलेंगे सी वर्ड। याद रखिए, सी वर्ड, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है? बैकरल और सीवर्ट में दोनों ऐसा ही यूनिट है। बैकरल इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, सीवर्ट इज द एक्सपोजर डोज, कि कितना आपको एक्सपोजर मिला। कई बार आपको देखा होगा कि कैंसर वाले पेशेंट्स को हम जो इलाज करते हैं, है ना, तो उसमें हम गामा रेज का यूज करते हैं, गामा रेज का, है ना। तो गामा रेज जब हम बंदे के अंदर बेचते हैं, तो हम उसको एक लिमिट में बेचते हैं, क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा एक्सपोजर कर दोगे तो बंदे की डेथ भी हो सकती है। लेकिन हमें उसको उतना एक्सपोज करना है जितनी उसकी बॉडी झेल पाए, ठीक है ना। तो उसको हम किस तरह से डिवर्ट करेंगे? सी वर्ड से, ठीक है, डन। लग गई समझ बेटा? बताओ। उसी प्रकार ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। इसका ऑपोजिट यूनिट का है रोएंटजन। रोएंटजन का नाम सुना है? विलियम रोएंटजन, द फादर ऑफ रेडियो डायग्नोसिस, रेडियो थेरेपी, है ना, जिसने कि एक्सरे की डिस्कवरी की थी। तो वही बंदे के सम्मान में हमने एक अनकन्वेंशनल यूनिट रखा है एक्सपोजर का, हमने उसका नाम दिया है रोएंटजन। अच्छा, ये रोएंटजन क्या होता है? सेम ही एक्सपोजर डिटरमाइन करता था। आपने सबने उसके बारे में सुना होगा, आई थिंक, जो चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था चेरनोबिल के ऊपर, ठीक है ना, या नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो एटॉमिक बॉम्ब अमेरिका ने गिराया था, उसके बाद वहां पे बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी फैल गई थी, बहुत सारों को लोगों को एक्सपोजर हो गया था, है ना।
न्यूक्लियर रेडिएशंस का। तो हमने उसको डिस्कवर किया कि भैया जी इतने रोएंटजन इनका एक्सपोजर है। रोएंटजन का मतलब होता है यही वैसे ही जैसे हमने बैकरल और क्यूरी का किया है ना, ये बहुत छोटा यूनिट है, ये बहुत बड़ा यूनिट है, उसी तरह सीवर्ट और रोएंटजन है। अगर आपको पेपर में आता व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, एसआई यूनिट, तो आपने सीवर्ट लिखना है। अगर आपको बोले चार कुछ ऐसे टर्म दे दिए, क्यूरी दे दी, रेडियन दे दिया, फिर बैकरल दे दिया और फिर रोएंटजन दे दिया, तो अब इस चार ऑप्शंस में अगर आपको बोला जाए कि रेडियो एक्टिव एक्सपोजर का यूनिट बताइए, तो आंसर आएगा रोएंटजन। ठीक है जी, ये अनकन्वेंशनल है। ओके, तो जब चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था, या जब ये हुआ था क्या कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी और सॉरी हिरोशिमा पे ऊपर गिरा था, तो बहुत सारे लोगों को ये एक्सपोजर हुआ था क्या कहते हैं एटॉमिक रेडिएशंस का। उसके कारणवश उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैंसर फैल गया था, और उनको एक्सपोजर डोज कितनी मिली थी ये डिटरमाइन करने के लिए साइंटिस्ट ने रोएंटजन का एक यूनिट तैयार किया था। डन। अगर आते हैं दिया तो यू हैव टू सिलेक्ट ऑलवेज सीवर्ट। ठीक है जी, क्योंकि हमें पेपर में अगर लिखा व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्या कहते हैं रेडिएशन एक्सपोजर और दोनों आते हैं सीवर्ट और रोएंटजन, तो सीवर्ट इज ऑलवेज द एसआई यूनिट, तभी मैंने एसआई यूनिट बोला है आपको। ठीक है ना, तो सीवर्ट इज द राइट आंसर। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि सीवर्ट नहीं है और बैकरल, क्यूरी, रेडियन और सीवर्ट है, सॉरी रोएंटजन है, तो अब आपके ऑप्शंस में सही उत्तर है रोएंटजन। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। लेट मी क्लियर दिस आउट इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट। अच्छा, एक चीज और है, ये तो हो गया कि कितना वहां पे रेडियो एक्टिव आपने बंदे के अंदर अब्सॉर्ब हुई है, ये डिटरमाइन करता है सीवर्ट। एक चीज और है, अब देखो जैसे चेरनोबिल में हुआ या नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ, कि ये मेजर करने के लिए कि वहां पे कितनी रेडियो एक्टिविटी है, एक मशीन यूज की उन्होंने। उस मशीन का ये नाम था, एक डिवाइस यूज किया, उसका नाम था गीगर काउंटर। तो गीगर काउंटर जो होता है, एक आपने इसकी आवाज भी सुनी होगी, टक टक करके आती है उसकी आवाज। जहां पे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होती है वो ज्यादा ज्यादा ऐसे हिलना शुरू होता है, टक टक की आवाज ज्यादा बढ़ जाती है। कभी सुना होगा आपने, मतलब कोई भी ऐसे उसमें आता है, किसी ने अगर वो देखी है क्या कहते हैं चेरनोबिल, एक वेब सीरीज आई थी, तो उसमें गीगर काउंटर का यूज किया गया है टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी उस जगह पे। ठीक है, तीनों में अंतर है। रेडियो एक्टिविटी यूजली हम मेजर करते हैं, या डिटेक्शन मशीन है एक तरह से, हमें जहां से पता चलता है कि यहाँ पे कोई ज्यादा रेडियो एक्टिविटी तो नहीं है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक मशीन आती है। तो मशीन के साथ जब आप चेक करते हो रेडिएशन कितनी है, तो उस मशीन का नाम है ये यूनिट नहीं है, ये याद रखिए। दीज आर नॉट द यूनिट, दीज आर ए मशीन यूज टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी। तो गीगर काउंटर इज दैट यूज। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक बात सुनो मेरी, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो चलो पता ही होगा, बट जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि रेडिएशन और रेडिएटिव एक्टिविटी में बहुत अंतर है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो भी है एक न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू आ रही है। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, रेडिएशन जो है हमेशा आप देखिए कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती है रेडिएशन। बट क्या सारी रेडिएशंस खराब होती हैं? जैसे अगर आप बोलो कि सन से रेडिएशंस निकल रही हैं, है ना, ठीक है, तो वो रेडिएशन ही निकल रही है। ठीक है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो सन कोई एक रेडिएशन नहीं भेज रहा, सन बहुत सारी रेडिएशंस भेज रहा है। अगर अच्छा मेरी बात सुनो, हमने जब पुराने बच्चों ने वो हमने वो किया था थर्मो थर्मो क्या कहते हैं, हाँ, थर्मल एक्शंस पढ़े थे हमने ना, थर्मल एक्टिविटी पढ़ी थी। तो तब भी मैंने कराया था कि रेडिएशंस, जैसे अगर आपने ये लकड़ियां जलाई हैं, क्या ये भी रेडिएशंस हैं? यस, दिस इज आल्सो रेडिएशन। ठीक है ना, बट ये रेडिएशन आपके तरफ सिर्फ हीट एनर्जी लेके आ रही है और सारी एनर्जी नहीं लेके आ रही। ठीक है ना, समझो। तो ये क्या रेडियो एक्टिविटी है? नहीं, ये रेडियो एक्टिविटी नहीं है।
ठीक है ना, दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव बट इट इज वन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन ये है, ठीक है ना, इसमें हीट रेडिएशन आ रही है, ठीक है ना, जो आपकी तरफ आ रही है, जो आपको आपको जो सेका लग रहा है। आपने देखा होगा कभी आप लोड़ी बालते हो या आपने बहुत आग जलाई होती है, तो जितना आप पास जाते हो उतना ज्यादा आपको चेहरे पे लगती है, जितना ज्यादा दूर जाते हो फिर आप ठीक रहते हो, है ना। तो ये काफी आपने कॉमन ऑब्जर्व किया होगा। तो जो यहाँ आग बल रही है और आप यहाँ पे खड़े हो, इसके दरमियान जो हीट ट्रांसफर हो रही है, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है ना। पर ये रेडिएशन जरूरी नहीं है कि ये आपको, रेडिएशन इज समथिंग लाइक रेडियो एक्टिविटी से साथ संदर्भ में है, नहीं। रेडिएशन कुछ अच्छी भी होती हैं, कोल्ड वेव रेडिएशन भी होती हैं, हीट रेडिएशन भी होती है, और न्यूक्लियर रेडिएशंस भी होती हैं। जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं बेटा, वो घातक होती हैं, और वो जो है वो रेडियो एक्टिविटी के कारण आती है। ये जो हमारे लिए घातक है वो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एमिशंस होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक बात मैं बता दूं कि जो सन के पास आपके पास आती है सनलाइट, जिसको आप सनलाइट कॉमनली सनलाइट बोलते हो, वो सिर्फ रोशनी या सतरंगी नहीं होती है। ये सबको पता है ना, सतरंगी होती है। विबग्योर के नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। वायलेट, इंडिको, जब रेनबो बनता है तो ये सारे कलर का रेनबो बनता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। वैसे सनलाइट वाइट होती है, ठीक है, आपने देखा है। बट जैसे ही वो बारिश होती है वो 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाती है, आपने सुना होगा ना। तो ये सारे 7 रंग मिलके व्हाइट कलर बनाते हैं, और जब ये व्हाइट कलर स्प्लिट होता है तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट होता है। दिस इज कॉमन नोन एज डिस्पर्शन। नाउ ये 7 कलर आपको दिखते हैं कॉमन आपकी, जब आप कोई भी चीज देख रहे हो तो ये 7 कलरों से हम ये चीज, कोई भी चीज बना सकते हैं। हमने ये परमानेंट कलर भी पढ़े के आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ये याद रखिए कि नॉर्मली बस आपकी, जो हमारे को दिखता है मतलब जिसको हम देख पाते हैं, वो इतनी रेंज में ही है विबग्योर। इसके ना आगे देख पाएंगे ना इस तरफ देख पाएंगे, ये याद रखिए। लेकिन ये हम इसको क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट इसको क्या बोलते हैं, विबग्योर को, सॉरी, इसको बोलते हैं विजिबल रेडिएशन। इसको बोलते हैं विजिबल रेडिएशन। विजिबल मतलब जो आप देख पाते हो, जो आपकी आंखें देख पाती हैं, हम उसको बोलते हैं विजिबल रेडिएशन। इसकी वेवलेंथ होती है 430 से 700 नैनोमीटर तक। अब ये क्या चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है, डिस्कशन, गुड गुड ही आज। तो बच्चों अब ये विजिबल रेडिएशन समझ लगी, सतरंगी को हम विजिबल रेडिएशन, जो आप देख पा रहे हो विजिबल रेडिएशन है, ठीक है ना। जो आप देख नहीं पा रहे हो वो है आइदर इस तरफ चले जाती है या इस स्केल के इस तरफ चले जाती है। तो हम लेट मी मेक यू ए स्केल, एक स्केल बनाते हैं, हम इस तरह से स्केल बनाते हैं। ये देखो स्केल है, तो लेट मी मेक यू ए स्केल, ठीक है ना। जैसे आप स्केल से मेजर करते हो सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यानी कि ये जगह है, यानी कि ये जो चीज है, ये बॉक्स जो है, ये 5 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये चीज मेजर करते हो ना। उसी तरह जो सन हमारे पास रेडिएशन भेज रहा है, उसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक स्केल है, याद रखिए एक स्केल है। उस स्केल का क्या नाम है, हमने उस स्केल का नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक। यार विजिबल रेडिएशन कुछ नहीं है यार, जो आपको दिख रही है, 7 कलर दिखते हैं ना बेटा, तो 7 कलर जो दिख रहे हैं उसको आप देखते हो विजिबल रेडिएशन है। ये भी रेडिएशन एक तरह की, बट विजिबल, जो आपको देख पा रहे हो। अब होते क्या कि इन 7 कलरों को जोड़ के आप हर कोई कलर बना सकते हो, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, RGB, आपको पता होगा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है ना। अगर रेड प्लस ग्रीन को मिक्स करते हो तो एक नया कलर बन जाता है मजेंटा, या ऐसे करके बहुत सारे कलर बन जाते हैं, मजेंटा, वायलट, ये सारे कलर बना सकते हो आप, बशर्ते अगर आपके पास ये 3 कलर प्राइमरी कलर हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है ना। तो ये कलर कैसे, आप कोई भी शेड, आपने देखा कितने शेड आते हैं कलर्स के, है ना, नेवी ब्लू, वाटर ब्लू, ओशन ब्लू, स्काई ब्लू, ये जितने भी ब्लू कलर आते हैं ये सारे आप बना सकते हो अगर आपके पास ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है ना।
इनको बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। ठीक है जी, डन। तो आपने देखा होगा ये सारे के सारे कलर इसमें आते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, आर, जी और बी। ठीक है ना, आपका कलर जो भी दिखता है स्काई का, चाहे वो है, वो इन्हीं कारण के कारणवश है। ठीक है ना, ठीक है जी। तो विजिबल रेडिएशन वो है जो आप देख पा रहे हो। जो आप देख नहीं पा रहे हो, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, वो है दूसरी रेडिएशन जो आज हम पढ़ेंगे। उसके लिए हम स्केल एक मेजर कर रहे हैं, उसका बहुत छोटे हिस्से में आती है विजिबल रेडिएशन। ये समय लगा बेटा? गुड। एक मिनट, अभी तक क्लियर है बेटा सबको? प्रेषित, सागर, ओके। तो हम अब उस स्केल का नाम करण करने जा रहे हैं जिस स्केल से हम मेजर करेंगे कि सन के पास जो रेडिएशन आ रही है हमारे तक, सन जो सनलाइट भेज रहा है हमारे तक, क्या वो यही है विजिबल रेडिएशन? ये आंसर इज नो। सन हमारे पास बहुत सारी रेडिएशन भेजता है, बहुत, हर हमारे पे नहीं, सभी प्लैनेट्स पे सारी रेडिएशंस भेजता है, पर वो सारी रेडिएशन हम तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत छोटी सी रेडिएशन हमारे तक पहुंच पाती है, उसका नाम है विजिबल रेडिएशन। ठीक है जी, जिससे कि आप कोई भी चीज को ऑब्जर्व कर पाते हो, देख पाते हो, चीज को ऑब्जर्व कर पाते हो। ठीक है ना। अच्छा, ये जो रेडिएशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्केल होता है, स्केल से आप सेंटीमीटर मेजर करते हो कि ये 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना। उसी तरह हमारे पास एक स्केल आता है जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या रेडिएशन स्केल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्केल या स्पेक्ट्रम, कोई भी नाम दे लो, एक ही बात। ठीक है। अच्छा, अब स्केल आपने जब बनाते हो तो ऐसे करके स्केल बनाते हो। लेट मी मेक यू अ न्यू वन। ठीक है, जैसे भी कभी आप, ये सब ने मेरे साथ ही ड्रॉ करना है। ठीक है, स्केल्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, पहले आप लिमिट सेट करते हो ना कि भैया जी यहां से लेकर यहां तक ये स्केल की लिमिट होएगी, है ना। तो यहां से लेके यहाँ से फिर आप शुरू करते हो, यहां से लेके यहां तक एक लिमिट होएगी। ठीक है ना। अभी लिमिट यानी कि जैसे ये 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर 3 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इस तरह से, है ना। हर एक सेंटीमीटर में छोटी छोटी 10 लाइनें लगी होती हैं, आपको सबको पता है। तो ऐसे करके स्केल पे बनी होती हैं, बनी होती है ना, छोटी छोटी लाइनें, है ना। 3.2 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, है ना। तो उसी तरह से हम एक स्केल बनाने जा रहे हैं जो सन से रेडिएशन हमारे तरफ आती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सेंटीमीटर और से स्केल नहीं चलेगा, इसके लिए हमने एक नया यूनिट, एक नया चीज बनाएंगे, उसका नाम है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। बेटा साइंटिस्ट मानते हैं कि जो हमारे तक रेडिएशंस आ रही हैं वो दो चीजों पे निर्भर करती हैं, एक वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी पे। व्हाट इज वेवलेंथ? वो मानते हैं कि हमारे पास जैसे एक जल तरंग आती है ना, ऐसे करके देखा होगा आपने। जल तरंग, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको सिर्फ वेव ऊपर से दिखाई देती है, ये वाली। आप यहाँ पे खड़े हो ना, तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देगा, दिखा होगा आपने, है ना। लेकिन जैसे ऊपर आ रही है वैसे नीचे, उतना ही नीचे को भी आती है वो तरंग। ठीक है ना, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि जो लाइट हमारे तक पहुंचती है वो एक वेव के सहारे, वेव की तरह पहुंचती है, तभी इसने हमने नाम बोला वेव लेंथ। ठीक है ना, वेव लेंथ बोला हमने इसको। ठीक है, तो एक वेव की कितनी, मतलब एक वेव किसको बोलोगे? एक और दो, एक 1+2 मिला के बनाते हैं वेव लेंथ। ठीक है, यहां से लेके यहां तक होगी एक वेव की लेंथ। ठीक है जी, डन। यानी कि अगर मैं मान लो 1 सेकंड में मेजर करना चाहता हूं कि 1 सेकंड में कितनी वेव आई है, तो सपोज 1 सेकंड में एक वेव आई है, यहां तक 1 सेकंड है, यहां पर 2 सेकंड है, यहां तक 3 सेकंड है, यहां पर 4 सेकंड है। समझ लो, लग रही समझ वेव लेंथ क्या होती है? ठीक है,
तो जो लाइट हमारे तक पहुंचती है, साइंटिस्ट बोलते हैं इसको, वेव थ्योरी ऑफ ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे जब मैं आपको ऑप्टिक्स करवाऊंगा फिजिक्स में। बट वेव थ्योरी क्या बोलते हैं कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है, ऐसे सीधे नहीं लाइट चलती कभी भी, ठीक है ना। लाइट इस तरह से वेव की तरह बिहेव करती है, इससे बहुत सारे फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं। वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन हो गया या बहुत सारी और फिनोमिना हो गया, दे आर एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन दिस इंटरफेरेंस एंड दिस डिफरेंशियल। तो ये सारे फिनोमिना दे हेल्प टू एक्सप्लेन द वेव थ्योरी। तो व्हाट इज वेवलेंथ बताइए बच्चों मेरे को, क्या आएगी वेवलेंथ? दिस मच, यहां से लेके यहां तक एक वेव है। तो एक वेव मतलब एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसी को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं थोड़ा, ठीक है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये इतना समय लग गया बेटा पहले बताओ, एवरीवन इज डन विद दिस? ओके, गुड। नाउ लेट मी explain you something more. Okay, sorry. जैसे यही है एक और स्केल है, यहां तक मैंने 1 सेकंड बनाया था, यहां तक 2 सेकंड, यहां पे तक 3 सेकंड, यहां तक 4 सेकंड, ठीक है ना। तो ये करने की बजाय मैं क्या कर रहा हूं अब, ये समझ लग रहा है ना आपको? मेरी अब थोड़ा सा है ही इस तरह से है ना, माउस से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए इस तरह से आ रहा है। अच्छा, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक क्या 1 सेकंड था ना, तो 1 सेकंड में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कितनी वेव्स आ रही हैं बताओ मेरे को? 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ रही है अप्रोक्सीमेटली, सपोज, है ना। अप्रोक्सीमेटली 5 वेव्स आ रही हैं 1 सेकंड में, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं आई विल से दैट इट हैज द फ्रीक्वेंसी, कितनी है इसकी, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, वी विल कॉल दैट इट एज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 वेव पर सेकेंड, ठीक है ना। ओके, डन। तो 2 यूनिट बना दी हमने, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो आपने एक चीज देखी होगी, तो जैसे जैसे वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ बड़ी है ए की या बी की, बताइए वेवलेंथ किसकी बड़ी है, ए की या बी की, पहले ये बताइए। टफ एंड क्रैश, यस इज इक्वल टू वेवलेंथ, यस। बताइए बी की वेवलेंथ, अरे क्या बात कर रहा हूँ, वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। वेवलेंथ होती है जितनी चौड़ा ये हो, ठीक है, जितना बड़ा सर्कल होगा। अब ये देखो, ये बड़ा जरूरी बात है समझने के लिए, सॉरी। मान लो ये बिल्कुल सीधी है, तो ये देखो, सपोज ये सारा 1 सेकंड है, ठीक है ना, 1 सेकंड की वेव में एक में 2 वेव्स आ रही हैं, तो व्हाट वी विल कॉल इट्स फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है ना। लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। सपोज ये पूरा 1 मीटर है, यानी कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पूरा 1 मीटर है, ठीक है ना। तो 1 मीटर का मतलब आधा मीटर तो यहाँ तक होगा ना, सपोज ये 2 मीटर है, अब मान के चलते हैं भैया पूरा 2 मीटर है वेवलेंथ, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक, ए से लेके सी पॉइंट तक, व्हाट इज द वेवलेंथ? 1 मीटर।
फिर सी से लेके बी तक कितनी है वेवलेंथ, 1 मीटर, तभी तो ये 2 मीटर की टोटल वेवलेंथ बनी। ठीक है ना, इतना समय लगा बेटा। ठीक है, अब देखो इसी स्केल को लेके हम जा रहे हैं आगे। मेरे को लेट मी शो यू इन डिफरेंट कलर इसी स्केल को, यानी कि एक यहां तक, लेट मी ड्रॉ। ठीक है, वही बनाया हमने, यहां तक है सी। ठीक है, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी। नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ लुक क्लियरली। ठीक है ना, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज दिस इज 6, ये भी 6 होगी। ठीक है, इसी तरह ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह 6 की तरह। अब मेरे को बताओ, यहां से लेके एक कहां तक माना जाएगा, एक और दो यहां तक मानी जाएगी ना वेवलेंथ। ठीक है ना, ठीक है ना, सपोज ये 5 5 बन रही थी। ठीक है ना, 5 वेव इधर बनी, 5 वेव इधर बनी, सी के बाद बनी। अब मेरे को ध्यान से बताना जरा, ए से सी तक, ए से बी तक टोटल लेंथ कितनी थी, कितनी लेंथ लेंथ थी बताओ, समझाओ, कितनी लेंथ थी मेरे पास। 2 मीटर थी, हमने 2 मीटर लेके चले थे ऊपर, है ना। तो 2 मीटर में अब एक से बी तक एक ही वेव थी पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ए से सी तक 1 मीटर थी उनकी लेंथ, है ना। यहाँ से ए से सी तक कितनी आ गई, 5 लेंथ आ गई। 5 डिवाइडेड बाय 1 मीटर कर लो कितना आएगा, ये देखो ना, 1 2 3 4, और सपोज ये 5 है यहाँ तक, सी तक, सपोज दिस इज नॉट द वेव, यहाँ तक पहुंच जाती है, 5 वेव बन जाती है हमारे पास। तो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर को 5 से डिवाइड कर दो, कितना बन गया, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 मीटर बड़ा होगा कि 20 सेंटीमीटर बड़ा होगा, ये बताओ, वेवलेंथ किसकी ज्यादा आएगी, रेड वाले की या ब्लू वाले की, लग रहा समझ, ब्लू, ऑब्वियस सा रीजन है ना। तो वी विल कॉल दैट, यहाँ पे लैम्डा क्या है, 1 मीटर है, यहाँ पे लैम्डा क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो which one has the longest wavelength, blue one. Which one has the longest frequency now, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, सपोज 5 इधर है, 5 इधर है, 10। समझ लग गई, जितनी बार ये रिपीट हो रही है ऊपर नीचे, नंबर ऑफ रेपिटेशंस पर सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, कितनी बार ऊपर नीचे आ रही है, दैट विल बिकम, एक वेव कितनी बार ऊपर नीचे आ रही है, दैट विल बिकम इट्स फ्रीक्वेंसी। तो एक फ्रीक्वेंसी ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सपोज ये 5 तक थी, और सपोज ये भी 5 तक है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन द ब्लू साइड, 2 ओनली, एक, दो। तो फ्रीक्वेंसीज 2 हर्ट्ज, हमेशा इसके यूनिट याद रखिए, 2 हर्ट्ज। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि भैया जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होएगी उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होएगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। लगी समझ इतनी सी बात, बताओ। डन एवरीवन, you basically understand this thing now, okay? So if I draw a chart now, if I make a chart, if I make a scale, ठीक है ना, तो जो कि सन से जितनी भी सारी रेडिएशंस निकलती है, यस यू कैन आस्क मी संदीप कुमार, अभी पूछ लो बेटा, हाँ, कि कितना, कौन कौन सी उसमें रेडिएशंस निकलती हैं, हमें एक स्केल पे मेजर करना है। तो एक तरफ मैं क्या डालूंगा, जल्दी पूछो संदीप, check wave, how can we check wave,
अरे समुद्र की लहरें आती है ना, उसको तरह से समझने की कोशिश करो। समुद्र की लहरें आ रही हैं, जब एक लहर आती है तो आपके पाँव को छू के वापस मुड़ जाती है। जो आने वाला हिस्सा है वो ऊपर वाला हिस्सा है, जो जाने वाला हिस्सा है वो पीछे वाला हिस्सा है। समझ रहे हो? ये लेके आती है, ये लेके जाती है, ऐसे समझो। अप एंड डाउन, वन बोथ। तो बोथ अप और डाउन को एक मान के चलोगे तब आपकी एक वेवलेंथ मानी जाएगी। ठीक है ना? डन संदीप कुमार? तो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा दोनों मिला के एक वेवलेंथ बोली जाएगी। ठीक है? अब आप उसको छोटे करते रहोगे, जितना छोटे करते रहोगे उसकी वेवलेंथ को उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? जितना उसको खुला करते रहोगे उतनी वेव लेंथ बढ़ती जाएगी। इस तरह स्केल हो, ये स्केल है, इसको छोटा कर दिया। इसमें सपोज एक वेव आ रही थी, अब मैंने इसको छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, तो आपको ऐसा नहीं लगा जो वेव इस तरह से आ रही थी अब वो छोटी 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 होती जाएगी। ठीक है ना? तो वेव लेंथ छोटी हो गई है बट वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसकी। डन? अच्छा, तो हम एक स्केल बना रहे हैं, हमने इस तरफ लिखा वेव लेंथ, ठीक है ना, इस तरफ लिखा फ्रीक्वेंसी, ऊपर की तरफ लिखा फ्रीक्वेंसी। जाहिर है इस तरफ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, इस तरफ वेवलेंथ मैक्सिमम है, यानी कि एक एंड पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, एक एंड पे आपका वेवलेंथ मैक्सिमम है। ठीक है ना? डन? एवरीबॉडी यू अंडरस्टूड दिस थिंग? ठीक है। जाहिर है जहां फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वहां पे लैम्डा क्या होगा, यानी कि वेवलेंथ क्या आएगी, सबसे कम। जाहिर है कि जहां पे वेवलेंथ ज्यादा है वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, बिल्कुल कम। यू गेट दिस पॉइंट, है ना? इसीलिए अब हम स्केल बना रहे हैं। ठीक है, सबसे बात पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। तो यहाँ पे लिखो जो हमारे काम वाली काम चीजें होंगी। सबसे पहले ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे लिखो सबसे पहले आती है हमारे पास गामा रेस। गामा रेस ये क्या होती हैं ये आज हम पढ़ेंगे क्लास में। यहाँ पे लिखो गामा रेस, और फिर सेकंड पॉइंट पे लिखो यहाँ पे एक्स रेस। एक्स रेस के बारे में सुना होगा आपने। फिर थर्ड पॉइंट पे लिखो यूवी रेडिएशंस, यूवी रेस। याद है अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में सुना होगा आपने। अल्ट्रा वायलेट के बाद सुनो, यहां से लेके यहां तक, यानी कि कोई पॉइंट है पी से लेके क्यू तक, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी आएगी। अच्छा, अल्ट्रा वायलेट आ गया, फिर वायलेट आएगा, फिर इंडिगो आएगा, फिर ब्लू आएगा, फिर जी मतलब ग्रीन आएगा, फिर वाई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा। याद है? रेड। इसी तरह से याद रखो, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है ना? अब रेड आ गई, सपोज ये पॉइंट, ये सारी इसी इसी के अंदर आएंगे, पी और क्यू के बीच में आएगी। अच्छा, क्यू के बाद यहां तक लिखो, क्योंकि रेड है तो इससे नीचे नीचे अगर हम बोलते हैं हम किसी चीज को तो हम बोलते हैं इंफ्रा रेड। ठीक है, यानी कि इंफ्रा मतलब नीचे, रेड के नीचे, ये रेड है ना, रेड के नीचे वाली इस तरफ को और जाएंगे स्केल में तो क्या आएगा, इंफ्रा रेड। यूवी के बाद में वायलेट, विबग्योर नहीं आती सतरंगी, विबग्योर। आई विल रिपीट वंस अगेन तनु, डोंट ऐसे घबराओ मत, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बोलूंगा, सब बोलो, पहले लिख लो एक बार, फिर वी विल वंस अगेन आई विल शो यू द पिक्चर। इंफ्रारेड, आफ्टर इंफ्रारेड व्हाट कम्स, बताइए मोटा मोटा, किसी को याद हो तो। इंफ्रारेड, वेरी गुड, माइक्रोवेव, एंड लास्ट इज यहाँ पे क्या आएगी, रेडियो वेव्स। जी जी जी, आपने अब इसको समझने की कोशिश, रेडियो वेव्स का नाम रेडियो क्यों पड़ा, क्योंकि आप रेडियो जब चलाते हो आपने देखा होगा, एफएम चलाते हो, एफएम, एफएम 91.9, 98.3 मिर्ची, है ना, समझ रहे हो? अब अगर मैं जलंधर स्टेशन से चला हूं और मैं फगवाड़े की तरफ जा रहा हूं तो आप वो रेडियो चलाते रहोगे, मिर्ची आराम से चलेगा, है ना। अब थोड़ा और दूर जाओगे, और दूर जाओगे, और दूर जाओगे, से 50-60 किलोमीटर आपने डिस्टेंस तय कर लिया, जैसे आप लुधियाने की तरफ पहुंच रहे हो यहाँ से, जलंधर से, तो उसकी रेंज अब यहाँ पर उसकी रेंज और कम हो जाएगी, है ना, समझ रहे हो ना बच्चों? रेंज कम हो जाएगी, फिर वो डिस्टर्बेंस ही आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तो आप इससे क्या समझ रहे हो, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा, जितनी देर तक उनकी वेवलेंथ के अंदर रहोगे आप,
आपको ट्रांसमिशन होता रहेगा। जैसे जैसे आप रेडियो वेव से दूर जाओगे वैसे वैसे आपका जो है वो ट्रांसमिशन वीक होता रहेगा, ठीक है ना। बट इसकी वेवलेंथ क्या होगी, से 50 to 60 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं हम, मीटर्स की किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं रेडियो वेव्स की, ठीक है। माइक्रोवेव और थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। जो आप सेल फोन में यूज कर रहे हो, इसीलिए टावर होते हैं हर जगह पे, आपने देखा होगा सेल फोन के टावर होते हैं। शहर में भी हर जगह पे सेल फोन के टावर्स लगे होते हैं, ठीक है ना। उनकी जो फ्रीक्वेंसी, उनकी जो वेवलेंथ है वो इससे कम होएगी, से 1 to 5 किलोमीटर्स। उसके दायरे में रखिए, उसके बाद में आपको एक टावर मिल ही जाएगा, ठीक है ना। 5-6 किलोमीटर के दायरे में अगर आप एक टावर होना ही चाहिए, नहीं तो आप फोन नहीं कर पाओगे किसी को, मोबाइल फोन, ठीक है। इंफ्रारेड आप कहाँ देखते हो, ये बल्ब जलाते थे ना, जो पुराने टाइम पे बल्ब होता था जो 10 रुपए का मिलता था, वो जो इसके अंदर एक तार सी लगी होती थी फिलामेंट वाली। अब वो कितना गर्म हो जाता था, रोशनी तो देता था पर गर्मी बहुत करता था वो, है ना। तो सर्दियों गर्मियों में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी उससे। तो वो कौन सी रेडिएशन भेजता है हमारे पास, इंफ्रारेड। गर्मी, जहां से गर्म होती चीज आपको दिखेगी तो इंफ्रारेड रेडिएशन आएंगी। उसके बाद विजिबल तो आपको पता ही है, विबग्योर और सतरंगी, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं हमारे पास। अच्छा, जैसे मैं माइक्रोवेव से यहाँ तक जा रहा हूँ अल्ट्रावायलेट से, आप धीरे धीरे एक चीज देखोगे कि अब वेवलेंथ जो है वो छोटी होती जा रही है। पहले इतनी थी, अब धीरे 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 कम होती जा रही है। लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है? नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। डन, एवरीबॉडी गॉट दिस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बताइए, कोई बच्चा रहा तो नहीं क्या? ठीक है। तो यूवी रेडिएशंस में कहाँ यूज करते हो, आपको पता होगा, गोरे जो होते हैं, खास करके गोरे, वो बीचेस पे जाते हैं और कपड़े कपड़े उतार के वो सन बाथ करते हैं। सन बाथ के बारे में सुना होगा आपने, है ना, कि वो पीलिंग करते हैं अपने आप। आजकल एक नीली कलर की आपने वो एक पूरी बॉडी, जिसमें आप चले जाते हो अंदर और पूरी बॉडी में एक येलो, सॉरी, वॉयलेट कलर की लाइट लगी होती है, उसमें आप पील ऑफ करते हो अपने आप को, स्किन पीलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है वो। देखा कभी वो? तो वो होती है यूवी रेडिएशंस, ठीक है। क्या होती है? यूवी रेडिएशंस। सबको लगा पता? यूवी रेडिएशन का सबसे बड़ा यूज आप घर में ही करते हो, वो है फिल्टर में। वाटर फिल्टर आपके सबके घर में आरओ होगा। आरओ में जब जैसे पाइप अंदर आती है, सबसे पहले पानी जब बाहर से होके अंदर आता है मशीन में, वो एक चैम्बर में जाता है, जहाँ के पीछे अगर आप पीछे से देखोगे तो आपको नीली कलर की, वायलेट कलर की लाइट है वो पीछे से जलती हुई दिखेगी। वो होती है यूवी रेस। ये आपके बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करती है, इसलिए पानी आपका जो मिलता है आपको शुद्ध मिले, उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई और कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, उसको मारने के लिए आप यूवी रेडिएशंस का यूज करते हो। डन। एक्सरे का तो आपको पता है, एक्सरे कहाँ यूज करते हो आप, ठीक है। कहाँ यूज करते हो? हड्डियों के फ्रैक्चर अगर हो तो उनको विजुअलाइज करने में, फ्रैक्चर को विजुअलाइज करने में आप हेल्प करते हो। गामा रेस से आप क्या करते हो? कैंसर की ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है ना। ये हम आगे भी और पढ़ेंगे इनके यूजेज क्या है। एक चीज और याद करने वाली है, देखो याद ध्यान से, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होएगी, ठीक है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होएगी उतनी ज्यादा उसकी पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, बॉडी के अंदर भागने की पावर, बॉडी के अंदर समाने की पावर वो कम होएगी, ठीक है। डन। कम होएगी, याद रखिए, कम होएगी। ओके। देखा आपने, जब आप ये जैसे ये स्केल देख रहे हो ना, मैंने आपको बोला कि जो आप फोन यूज करते हो वो माइक्रोवेव्स में आता है ना। डन। तो माइक्रोवेव्स, आप खुद सोचो, माइक्रोवेव्स हैं और अब आप बेसमेंट में चले गए, बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके बेसमेंट में चले जाओ, क्या उतनी अच्छे से आपको आवाज सुन पाती है? बताइए। जब आप बेसमेंट में चले जाते हो या कहीं पे चले जाते हो जहाँ पे कोई वो नहीं है ना, तो टावर भी, टावर जितना मर्जी पास में हो, तो जितना जितना ज्यादा बेसमेंट में जाओगे उतना उतना आपकी ज्यादा पावर कम होती रहेगी, ठीक है ना। चाहे आपके घर के ऊपर ही है सीधा टावर, ठीक है ना।
जितना ज्यादा आप बेसमेंट में जाओगे, क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है सारी की सारी। कौन है अब्जॉर्ब करने वाला? घर के, अगर आप घर बना रहे हो तो घर के अंदर कंक्रीट पड़ा है ना, कंक्रीट पड़ा है, सीमेंट पड़ा है, कितना अब्जॉर्बिंग मटेरियल पड़ा है। जितनी जितनी ज्यादा आप उसकी वेवलेंथ ज्यादा है ना कंपैरेटिवली, इसके देखो गामा के कंपैरेटिवली, अगर आप माइक्रोवेव्स यूज कर रहे हो तो उसकी पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, माइक्रोवेव की या इसकी? देखो ये ज्यादा दूर तक जा सकती है, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, कम है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है। लग रही समझ? ठीक है ना? तो जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी, आपकी पेनिट्रेशन पावर कम होएगी। ठीक है जी। इंफ्रारेड आयर, आप घर में जो हीट मसाज करते हो, है ना, हीट मसाज गर्मियों में आप बॉटल रखते हो ना, गर्मी की जो बॉटल की रखते हो गर्म पानी की करके, वो भी क्या इंफ्रारेड एक यूजेज करते हो। गर्म चीज, आपने कोई आग जलाई है, गैस जलाई है, तो आप हाथ सेक रहे हो, तो दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है ना? डन। ओके। तो जब नॉर्मली ये गर्म होती हैं ज्यादा। ठीक है। ओके। तो अब पेनिट्रेशन पावर, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है होएगी, उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होएगी, बहुत ज्यादा। पेनिट्रेशन का पावर का मतलब आपके अंदर से घुस के दूसरी तरफ निकल जाती है वो। तो कभी आपने एक्सरे का नाम सुना है, एक्सरे का, है ना? तो एक्सरे में क्या रखते हो, आप अपना हाथ रखते हो, ऊपर से एक ऐसे करके जो आती है रेज आती हैं, वो आपके नीचे जो फोटोग्राफिक प्लेट नीचे पड़ी होती है उस पर छप जाता है, जो आपकी इधर से जाके दूसरी तरफ से निकल जाती है ना? तो इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, ज्यादा। डन। लग गया कंसेप्ट समझ पेनिट्रेशन पावर का? ठीक है। ओके। इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसी तरह एक्सरे से ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होगी, गामा रेज की। गामा का ये सिंबल होता है, एक्स का ये सिंबल होता है, गामा का ये सिंबल होता है, वाई उल्टा सा। ठीक है ना? ऐसे करके इस तरह से बनाते हो गामा रेज। ठीक है ना? इसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होगी। ठीक है जी। डन। गुड। साहिल, पेन अगर आप अपना हाथ प्रिंटर में रखते हो तो उसमें हड्डियां नहीं दिखती हैं, उसके बाहर वाला हिस्सा देखा, दे आर नॉन पेनिट्रेटिंग पावर आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है ना? जीरोक मशीन में ये सिंपल लाइट रेज यूज होती हैं। ठीक है ना? लेजर लाइट रेज यूज होती हैं, उसमें ये चीज नहीं होती, एक्सरे यूज नहीं होती। ठीक है ना? नहीं तो वो आयोनाइजिंग रेडिएशन। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन शिवम एक्चुअली। नाउ एक जो शिवम शिवम ने अभी क्वेश्चन पूछा है कि सर हम अगर जीरोक्स मशीन, जो हम फोटो कॉपी वाली मशीन यूज करते हैं, उसमें भी तो अगर हाथ रखे तो उसकी फोटो छप जाती है। हाथ की फोटो छपती है, वो अंदर नहीं जाती है। ठीक है ना? तो ये सिंपल आपका जो लाइट रेज होती हैं, इससे वो सिर्फ इस हाथ की बनेगी आपकी फोटो। अंदर क्या है वो फोटो नहीं बनाएगा, हड्डी की फोटो नहीं आएगी आपकी, चाहे करके देख लेना। ठीक है ना? तो वो जो सिंपल यूज करती है वो विजिबल रेडिएशन से ही लाइट यूज करती है। ठीक है ना? दैट इज नथिंग। यूवी रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस आर नॉट पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस एक्चुअली। वो ऊपर जाके ही रह जाती है, अंदर जाके निकलती नहीं है। दे हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हम पढ़ेंगे व्हाट इज आयोनाइजेशन, अभी बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अरे कुछ नहीं होता प्रिंटर से। ठीक है? देयर इज नथिंग हार्मफुल गोइंग अराउंड इन दैट थिंग। ओके? अगर हार्मफुल होता तो आपको एक्सरे की तरह हर जगह पे मिल नहीं जाती प्रिंटर मशीन। ठीक है ना? डन। ओके। चलें आगे। हाँ, पेनिट्रेट नहीं हो रही, यस, दे आर नॉट पेनिट्रेटिंग। जो एक्सरेज होती हैं दे आर पेनिट्रेटिंग, जो फोटो कॉपी वाली मशीन्स होती हैं दे आर नॉन पेनिट्रेटिंग। ओके? आयोनाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, अभी के लिए इसको छोड़ दो। ठीक है ना? चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये कंसेप्ट समझ लग गया? तो अगर मैं आपको अब ये चीज दिखा रहा हूं, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? देखो, ये गामा रेस। ठीक है? पहले नीचे देखो, ये बड़ी बड़ी रेज है। ठीक है ना? फिर जैसे 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 ये इस तरफ को जा रही हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो रही है, छोटी 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 होती जा रही है। तो पेनिट्रेशन पावर किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ। पेनिट्रेशन पावर किस तरफ कम है, इस तरफ। अच्छा, एक चीज और आती है, ध्यान दो।
एक चीज और आती है, अभी आयोनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको भूल जाओ। एक आती है एनर्जी। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी यार? एक रेडियो वेव की एनर्जी ज्यादा होएगी या एक गामा की रेज की एनर्जी ज्यादा होगी? क्या लगता है आपको? एंड व्हाई? विच विल कैरी मोर एनर्जी? सब आर सेइंग gamma rays, and why it is gamma rays? No, yes, frequency is more penetration power and more energy it will carry. एनर्जी जिसमें ज्यादा होएगी दैट विल कैरी भी मोर पेनिट्रेशन पावर। ये याद रख लो और इसी तरह से याद कर लो, एक लाइन लिख लो, या more penetration, more the frequency, more the penetration, more the penetration, more the energy it will be carrying। ठीक है? ओके, more the energy it will be carrying, low will be its ionization potential। मैं लिख देता हूं, ये लाइन लिख लो, पल्ले बांध लो ये बात। ठीक है ना? लेट मी राइट इट ओवर हियर। आयोनाइजेशन क्या होती है अभी के लिए रहने दो, मैं अभी आगे जाके बताऊंगा जब मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। पहले लिख लो, मोर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मोर विल बी इट्स penetration penetration power। okay, more the frequency, what will be more? What will be more? More will be the energy। very good। what एक और चीज बोली थी मैंने? more the frequency, more will be the penetration power, more energetic, more penetrating, more energetic, more ionization potential, more ionization potential। क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना? आयोनाइजेशन क्या होता है बेटा आगे जाके पढ़ेंगे, अभी के लिए मैंने ये लिख दी है बातें। ठीक है, ओके, गुड, इसको लिख दो। मोर द फ्रीक्वेंसी, उतनी ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी ये कैरी करेगी और उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका होगा। ठीक है, अभी लिख लो ये क्या होता है, आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। चलिए आगे चलते हैं फिर। सॉरी ये मेरे को फिट गया, ओ यार सो सॉरी, लिख लिया होगा सपोज, है ना? चलिए, तो ये आपने देखा कि आपका क्या होता है ये सारा कुछ। अब ये ऊपर देखो लिखा हुआ है आयोनाइजेशन रेडिएशंस, दिख रहा है आपको? याद दिख रहा है कि ये विजिबल राइट के अल्ट्रावायलेट रे से शुरू हो रहा है, यानी कि अल्ट्रावायलेट का आयोनाइजेशन रेडिएशन जो है वो कम है, उससे ज्यादा एक्सरे का है, उससे ज्यादा गामा रेस का है। ठीक है ना? तो गामा रेस का सबसे ज्यादा क्या है? आयोनाइजिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल। ओके, बहुत ज्यादा आयोनाइजिंग रेडिएशन है। ये कैसे हेल्प करता है वी विल मूव आगे, जैसे हम जाएंगे उसको समझाऊंगा मैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या होता है? ये सारी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है। याद है आपको सबको? थोड़े दिन पहले अभी बात भी चल रही थी कि 5G से कारण बहुत ज्यादा कैंसर हो गया था, जैसे अभी जूही चावला ने शायद इसके ऊपर केस किया था। ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट में कि हम 5G नहीं चलने देंगे, 5G से कैंसर हो सकता है। कैंसर बेटा होता है जब आपके पास पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हो, जब आपके पास हाई एनर्जी रेडिएशंस हो, जब आपके पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो। ठीक है ना? डन। तभी मैं आपको बोलता हूँ, याद है मैंने आपको लास्ट क्या कहते हैं लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो क्या कहते हैं एक्सरेज होती है, तो आप अगर आप करना चाह रहे हो तो अपने फ्रेंड के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे आर आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग का मतलब कि आपको वो कैंसर के कारण, अब कैंसर हो नहीं जाएगा कि एक बार आपने एक्सरे कराया तो कैंसर हो गया, लेकिन फालतू में आपने चांस क्यों बढ़ाना, है ना? तो ये कहते हैं कि अगर आप ज्यादा एक्सरे कराते हो, ज्यादा सीटी स्कैन कराते हो, तो उससे क्या होता है कि
थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन आप ज्यादा टाइम कराई जाओगे तो उससे तो कैंसर हो ही जाएगा। तो आपने क्यों ऐसे फालतू में रेडिएशन लेनी। तो जूही चावला जी ने क्या बोला कि इससे कैंसर होता है। तो आप खुद बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फिर दोबारा आपको पता लगा होगा कि केस ठोक दिया कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है। आपको इतना नहीं पता कि दीज आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसका कोई रिसर्च वर्क नहीं है कि भाई नॉन आइजिंग रेडिएशन के कारण आपके ऊपर, आपकी बॉडी पे कोई कैंसर बढ़ता है या कोई भी चीज होती है। तो जूही चावला को ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फटकार लगाई थी, ये फालतू की बातें आप मत कीजिए, बिकॉज 5G के कारण दे आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है जी, डन। अभी आपको थोड़ा सा समय लगना शुरू हो गया। तो ये जो हीटर है ये किस रेंज में आएगा बताइए, पहले बताओ। जो हीटर है, या श्योर, ग्रेट, या दे आर इंफ्रारेड। एक जो पेपर में ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी सीएपीएफ में, कहते जी आपका रिमोट जो है, ठीक है ना, वी विल डील विद संदीप आगे जाके। थोड़ा सा एक कंसेप्ट कराऊंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा व्हाट इज आयोनाइजेशन। ओके, अभी मैंने वो तभी नहीं इसको छेड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख लो, अभी आगे जाके हम इसको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, एक आपने रिमोट कंट्रोल जो यूज करते हो घर में, वो कौन से वेव से यूज होता है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करते हो उससे, जल्दी बताओ। घर में जो रिमोट कंट्रोल यूज करते हो, कौन सी लाइट निकलती है उसके आगे, बताइए किसके कारण वो चल पाती है, रेडिएशन के कारण। वेरी गुड, नॉट रेडियो, इट्स इंफ्रारेड रेडिएशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि रेड कलर की लाइट निकलती, जो पुराने रिमोट होते थे ना, उनके आगे से रेड कलर की लाइट निकलती थी। तो रेड विजिबल रेडिएशन से तो कोई फायदा नहीं होगा, गामा कहाँ से आ गई, साहिल मारना किसी को। अरे गामा मतलब ये समझो, गामा बहुत पेनिट्रेटिंग होती है, ठीक है ना। तो गामा आपको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट नहीं देती है, ना एक्सरे देगी। यूवी रेडिएशन आप घर में यूज कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि दे आर लेस आयोनाइजिंग पोटेंशियल, ठीक है, और आपको उसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं आना है। गवर्नमेंट कभी भी आपको गामा रेडिएशन नहीं दे सकती है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन से बनती है। हम पढ़ेंगे क्या होता है ये सारी चीजें, ठीक है ना, लगी समझ। तो ये मैं, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि सर मेरे को रेडिएशन होगी, तो ये हीट रेडिएशन के कारण ट्रांसफर हो रही है ये रेडिएशन, ठीक है ना, लग रही समझ। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जो सन हमारे पास भेज रहा है रेडिएशन, उसी, वो सारी रेडिएशन ये वाली है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाती गामा, अप टिल रेडियो फ्रिक्वेंसी तक हमारे पास जो सन है वो आने दे रहा है। लेकिन ये सारी हमारे तक नहीं पहुंचती है, सिर्फ यही पहुंच पाती है विजिबल रेडिएशन, विब की और सतरंगी, जो 7 कलर दिख रहे हैं आपको, यही कलर पहुंच पाते हैं हमारे तक। बाकी कहाँ जाते हैं, आपको पता होगा ओजोन जो लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर में, वो यूवी रेडिएशन को मतलब अब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सरे गामा रेज को अंदर नहीं आने देता, क्योंकि अगर ये अंदर आने देता होता तो हमारे जो यहाँ पे लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है ना, डन। गुड। तो ये आपको फायदा देती है। तो ये सारी रेडिएशंस आती हैं, हमने एक स्केल बनाया था, उसमें मैंने आपको बता दिया ये सारी रेडिएशंस होती हैं। तो ये भी समय लग गया, इंक्रीजिंग एलर्जी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ये समय लग रहा है। ये फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है ना, फ्रिक्वेंसी इधर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इधर कम होती जा रही है ना, डन। वेवलेंथ, ठीक है ना, किसकी ज्यादा आएगी। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू व्हाट इज रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। याद है जब हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था कि हमने बोला था स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, ठीक है ना। हमने उसको डिके भी बोला था, डिसइंटीग्रेशन डिके वन एंड द सेम थिंग। हमने बोला था कि जब भी कोई एक एलिमेंट होगा जिसका एन बाई पी रेशियो जो है वो 1.51 से ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली डिके करेगा। क्यों करना चाहेगा ऐसा, 1 पॉइंट, ताकि उसकी रेशियो 1.51 की तरफ पहुंचे। बैंड ऑफ स्टेबिलिटी को याद रखो। तो जब उसको, अब देखो,
जब मैं कह रहा हूं कि इसकी N/P रेशियो 2, इसका मतलब समझो 2.1 है N/P रेशियो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये समझो उसके अंदर न्यूक्लियस में ज्यादा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होंगे। ठीक है, आइदर दोनों केस सिनेरियो हो सकते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इकट्ठा रखने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, समझ रहे हो? तो ये क्या करता है, ये अपने आप को वापस स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहता है, यानी कि ये रेशियो से ये रेशियो की तरफ जाने की कोशिश करता है, ये रेशियो की तरफ। तो जब ये 2.1 से 1.51 की तरफ जाएगा, आपको क्या लगता है एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी उस सिस्टम की? बताइए। ठीक है ना, 2.1 से रेशियो से कोई एलिमेंट 1.51 की तरफ जाना चाह रहा है, इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? Why it is increasing so much? It is decreasing, ठीक है ना? Why? Now, क्योंकि ये एनर्जी बाहर फेंक रहा है, बाहर फेंक देगा इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन के साथ सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ना, याद है पढ़े थे हमने? तो एनर्जी को कम करने के लिए और अपना वेट कम करने के लिए और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा को 1.51 तक लाने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो दो चीजें कर सकता है, एनर्जी भी दे सकता है और पार्टिकल भी बाहर फेंक सकता है। पार्टिकल कौन सा बाहर फेंक सकता है? देखो, चार तरह के पार्टिकल होते हैं हमारे पास, हम पढ़ेंगे कौन कौन से पार्टिकल वो फेंक सकता है। ये देखो, अल्फा पार्टिकल बाहर फेंक सकता है, बीटा पार्टिकल बाहर फेंक सकता है, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जिसको पॉजिट्रॉन भी बोलते हो, ठीक है, ये बाहर फेंक सकता है, या फिर इन सब के साथ गामा रे बाहर फेंक सकता है। ठीक है जी, डन डन डन। तो रेडियो एक्टिव डिके का मतलब क्या है कि भैया जी, जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल हो जाता है, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचने के लिए कुछ चीजें बाहर फेंकता है, कुछ एनर्जी बाहर फेंकता है। ठीक है, वो एनर्जी भी बाहर जाती है और पार्टिकल भी बाहर जाता है। पार्टिकल से क्या मतलब है हमारा? जब मैं अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो ये हीलियम न्यूक्लियस होता है 2 और 4, समझ रहे हो? हीलियम न्यूक्लियस 2 4, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ये बाहर फेंक देता है, समझ रहे हो? इससे क्या होगा, उसका वेट शेड हो जाएगा, समझ रहे हो? जैसे अगर आपको किसी मोटे बंदे को अपना वेट शेड करना हो, तो वो कहते हैं नहीं कि फैट कम खाओ और फैट बाहर निकाल लो, भागो एनर्जी करो, है ना? उसी तरह से ये समझ लो कि ये फैट की तरह है, ये बाहर फेंक देता है, समझ रहे हो? अल्फा पार्टिकल। इसी तरह बीटा पार्टिकल एक क्या होता है जिसका कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, जिसका मास 0 और चार्ज क्या है -1। ठीक है, उसी तरह पॉजिटिव बीटा पार्टिकल इसका ऑपोजिट होता है, इसका मास 0 बट चार्ज क्या है +1। ठीक है जी, डन, ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के। गामा रेज में याद रखिए, हमेशा याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कैरी करेगी, लिख लो। गामा रेज से कारण कोई भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाहर नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, एनर्जी बाहर लेके जाएगी। लग की समझ, एनर्जी बाहर लेके जाएगी। ठीक है जी, डन, यहां तक क्लियर है? और हमने बोला था, जब मैंने लास्ट लेक्चर लिया था आपका, तब भी मैंने ये बात बताई थी कि भैया जी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा याद रखिए, सागर रिपीट करूं, एक बार करता हूं, मास और एटॉमिक नंबर दोनों तरफ, यानी कि इस तरफ भी, रिएक्टेंट की तरफ भी, A+B की तरफ भी और C+D की तरफ भी, यानी कि जितना A+B है, ठीक है ना, उतना C+D होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप कहीं पे रिएक्शन गलत लिख ले और न्यूक्लियर रिएक्शन कहीं पे आपकी गलती हो गई है, ठीक है ना? तो C+D मतलब कि जो भी रिएक्टेंट बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, उनका जो मास और एटॉमिक नंबर होगा, उनका जोड़, और जो रिएक्टेंट है A+B, उनका जोड़ हमेशा इक्वल रहेगा, बोथ एटॉमिक मास भी और एटॉमिक नंबर भी। C+D, सॉरी, C+D, यानी कि A+B एटॉमिक मास और उनका जोड़, किसका?
एटॉमिक नंबर का, इन दोनों का जोड़ विल बी इक्विवेलेंट टू C+D, इनका जोड़। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। नाउ लेट मी रिपीट वंस अगेन। हमने कहा कि भैया जब कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल टूटेगा, डिके होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा, ठीक है ना, तो एक एलिमेंट, एक न्यूक्लियस के पास दो ऑप्शंस है, तीन ऑप्शंस है, यानी तीन ऑप्शंस है। तीन ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू गाइस। पहला ऑप्शन है कि भैया जी आप पार्टिकल को बाहर निकाल दो। पार्टिकल कौन से बाहर निकल सकते हैं? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन या गामा, सॉरी पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे क्या हैं? इनके कारण आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, या एटॉमिक मास नंबर चेंज हो जाएगा। आपके पास नई एलिमेंट बन जाएगी, एक ऐसी एलिमेंट बन जाएगी जिसके कारणवश आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की रेशियो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरा रीजन है आपके पास, या दूसरा एक ऑप्शन आपके पास है कि आप एनर्जी लूज कर दो। एनर्जी लूज कर दो के किस तरह से यूज कर सकते हो? गामा वेव को बस्ट करते हुए गामा वेव को बाहर निकाल दो। गामा वेव को बाहर निकाल दोगे तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी ले जाएगी सिस्टम से, तो आप स्टेबल हो जाओगे। ये तीसरा ऑप्शन है, आप पार्टिकल को भी बाहर निकाल दो, आप एनर्जी को भी बाहर निकाल दो। तो आप पार्टिकल भी बाहर निकाल रहे हो और एनर्जी भी बाहर निकाल रहे हो। याद रखिए गामा पे कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई एटॉमिक नंबर नहीं है। दिस इज ओनली कैरिंग एनर्जी, नो न्यूट्रॉन नो प्रोटॉन, ठीक है जी, डन। अभी तक कितना समय लग गया? रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिव डिके हमारे पास यहाँ पे तीन लिखे हुए थे, यहाँ मैं आपको चार बता रहा हूँ। अल्फा डिके हो सकता है, बीटा डिके हो सकता है, पॉजिट्रॉन डिके हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है, ठीक है जी। लग गई समझ? ये दो प्रिंसिपल लग गई समझ? चले आगे। एवरीवन गुड? ओके, नाउ आगे चलते हैं फिर हम। हाँ, अल्फा बीटा या जो गामा रेज हमारे पास निकली हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्टेबल न्यूक्लियाई आर कलेक्टिवली कॉल्ड आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस का क्या मतलब होता है कि भैया ये एनर्जी को अंदर से ले जाएंगी, ठीक है ना, और ये आपके सेल्स में जाके या जो भी आपके अंदर जाके ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती हैं। लाइक लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज हैपनिंग। इट इज द addition और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू क्रिएट एन आयन। आयोनाइजेशन मतलब होता है कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो सिस्टम में या बाहर निकाल देते हो सिस्टम से, आयन मतलब एक एलिमेंट एटम से, तो हम उसको बोलते हैं आयन। लाइक एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ आपको। अ, ठीक है, NaCl के बारे में सुना होगा आपने, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व कर लेते हो ना, H2O में, तो बाद में उसके अगर ऊपर अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी फेंकते हो तो वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। इसका क्या मतलब है? ठीक है ना, इसका मतलब है Na का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 11 है। कितना है उसका नंबर? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे इसकी, बताओ क्या होएगी? KLM शेल बताओ मेरे को, जल्दी बताओ इसका। 281, एवरीवन गॉट इट? 281। पहले में 2 जा सकते हैं, दूसरे में 8 जा सकते हैं, लास्ट में क्या बचा? 1, 2, 8, 10 और 11 हो गए। इसी तरह क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर है 17। व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8 एंड 7। ग्रेट, लग गई समझ? अब देखो,
इसके पास 8 है, इसको चाहिए इस शेल को, एम शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, 8 होने चाहिए। एम शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट शेल में। अब मेरे को बताओ Na के पास क्या है, 7 का घाटा है और क्लोरीन के पास 1 का घाटा है, यानी कि उसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। और अगर जो है क्या कहते हैं, सोडियम है जो Na है, अगर उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं ना कहीं से तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब मेरे बात सुनो, कोई एक गेन इलेक्ट्रॉन करना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन आसान है ना? तो क्या करेगा Na क्या करेगा, Na करेगा कि भैया एक काम करते हैं, लेट मी गेन वन, सॉरी लेट मी क्लियर दिस आउट, हाँ, लेट मी गेन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेट मी सॉरी 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 लेट मी लूज वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और खुद क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वन इलेक्ट्रॉन किस तरफ चला गया, इसने छोड़ दिया, ये त्याग दिया, ठीक है ना। तो अब अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, तो इस तरफ भी जीरो है नेट चार्ज, इस तरफ भी जीरो है नेट चार्ज, ठीक है ना। डन, रिएक्टेंट भी प्रॉपर है और इलेक्ट्रॉन भी प्रॉपर है, दूसरी प्रोडक्ट्स भी प्रॉपर है, ठीक है ना। उसी तरह क्लोरीन जो है उसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव, ठीक है ना। यही इलेक्ट्रॉन जो Na छोड़ रहा है वो क्लोरीन एक गेन करके ये एक त्याग रहा है, तो ये स्टेबल बन गया 2,8। अगर ये गेन कर रहा है क्लोरीन तो ये बन गया 288। तो ये हम बोलते हैं कि ये आयन में तब्दील हो गया। किस में तब्दील हो गया, Na पॉजिटिव मतलब Na पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव बन गया मतलब क्लोरीन नेगेटिव आयन। डन, लग गई समझ ये बात, ठीक है। अब ये देखो, ये स्लाइड देखो, इट इज द एडिशन और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू क्रिएट एन आयन, ठीक है ना। तो जो चीजें आपके अंदर जाके या मतलब खुद ही खुद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हैं वो बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप बोलो ये हमारे से संदर्भ कैसे रखता है, इस आप इस तरह से समझो, याद रखो आपके अंदर सेल है, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सबको पता है कि सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा होता है, डीएनए आपको पता है कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है ना, सबको पता है, ठीक है, इतना सबको पता है, ओके। अब जो ये डीएनए है, याद रखिए हमेशा और हमेशा बात ये याद रखिए, इसके अंदर छोटे छोटे बॉन्ड लगे होते हैं। ये देखा हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड जुड़े होते हैं, ये भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बॉन्ड से जुड़ा है, बॉन्ड से जुड़ा है। तो इसको जो बांधने रखने का ग्लू है, ये बीच में जो लगा हुआ है इसके, वो बॉन्ड्स है। और बॉन्ड्स किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है ना। तो अगर आपके अंदर अल्फा बीटा या गामा रेज आ रही हैं जो पेनिट्रेट कर रही हैं, तो वो आपके क्या तोड़ेंगे, वो आपका सेल को पार कर जाएंगी, वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में चले जाएंगी, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में चले जाएंगे, डीएनए में जाके ये बॉन्ड्स हैं ये तोड़ देंगे, ठीक है ना। जब ये बॉन्ड्स तोड़ देंगे तो आपका डीएनए खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए बोलते हैं दे आर आयोनाइजिंग रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। लगी समझ अब क्या है आयोनाइजिंग रेडिएशंस? जो आपके सेल के अंदर जाके, आपके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है आपकी सेल का, उसके अंदर जिसका वो बना होता है डीएनए, क्रोमोसोम्स के अंदर जाके डीएनए अंदर जाके डीएनए को तोड़ेगा, उसके बॉन्ड्स तोड़ेगा, तो वो क्या करेगा, दैट इज नोन एज रेडिएशन डैमेज टू द डीएनए, दैट इज नोन एज आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अब आपको ये पता लग गया हम आप यहाँ पे क्यों लिखा हुआ आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है, डन। तो गामा रेज क्या है, एक्स रेज क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इसीलिए इससे बचाव करना चाहिए,
क्योंकि ये आपके सेल के अंदर को जाके डीएनए में चोट पहुंचा सकती है। डन, गॉट इट। ठीक है, बताइए बच्चों। ओके, चलें आगे। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, दे आर हजार्डस टू हेल्थ, ये खतरा हो सकते हैं। यस बेटा, यस, वी डू यूज गामा रेडिएशंस बट वेरी लो डोजेज, वेरी लो। देखो, कोई भी डॉक्टर होगा वो आपका भला ही चाहेगा, ठीक है ना। तो व्हाट वी यूजुअली डू इज कि कोई भी ड्रग्स लेते हो आप, कोई भी पैरासीटामोल खाते हो, उसका नुकसान भी है, उसका फायदा भी है। अगर आपका लीवर डैमेज है तो कभी भी आप पैरासीटामोल नहीं खाते हो, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अगर आपकी बॉडी को फायदा किससे ज़्यादा है, हमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा लेके आनी है, नेगेटिव जो उसके साइड इफेक्ट्स उसको कम करना है ना। इन कैंसर व्हाट हैपेंस इज योर नॉर्मल बॉडीज प्रोसेस गो हेवायर, ठीक है ना। व्हाट आई मीन टू से इज कि कैंसर एक जो है वो नॉर्मल एपोप्टोसिस को खराब कर देता है। एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है कि मतलब आपको पता है कि आरबीसी ने 120 दिन के बाद खुद ही मर जाना, ठीक है ना। वो 120 दिन के बाद ज़्यादा जीवित नहीं रहता है, लेकिन वो अगर रहता रहे मरे ही ना, तो वो कैंसर बन जाता है। एंड दैट इज डेंजरस टू योर होल एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, डेंजरस टू योर हेल्थ। अब व्हाट वी कैन डू इज हम बस उतने से एरिया के लिए, सिर्फ उतने से एरिया जहाँ पे हमें लग रहा है कि कैंसर का ट्यूमर का ग्रोथ हो रखा है, ठीक है, सिर्फ उतने एरिया को एक्सपोज करेंगे, पूरी बॉडी को एक्सपोज नहीं करेंगे। अब समय लगी, ठीक है संदीप। तो सिर्फ उतना सा एरिया देखना है कि भाई यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं कैंसर है, इसी एरिया को हमने यूटिलाइज करना है, इसी एरिया को हमने ट्रीट करना है, पूरी बॉडी को ट्रीट नहीं करना। हाँ, उसका साइड इफेक्ट जरूर होगा, आपके सर के बाल जो जाने शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है, ऑफ कोर्स बहुत सारी और चेंजेस भी आती हैं, बट दे आर द साइड इफेक्ट्स। यू हैव टू, मतलब आप देखना चाहते हो कि कौन ज़्यादा आ रहा है, बाल जाना जाना मारे हैं या आपकी जान बचनी चाहिए। अगर आप जान बचाना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ेंगे, ठीक है। बट इसी के ऊपर पूरी की पूरी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, पूरी की पूरी डॉक्टरी है इसके ऊपर, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं हम उसको। और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डिफरेंट आते हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिफरेंट आती है। तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च वर्क होता है, ठीक है। चलें आगे। नाउ यू गेट व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड ये क्या है, कैसे अफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो नाउ यू गेट इट, व्हाट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड व्हाट इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। डन। तो visible radiation, radio waves, microwaves, they usually come under non-ionizing radiations. Ionizing में आते हैं X-rays, gamma rays, neutrons, alpha rays, beta rays. These all are your ionizing radiation. तैयार हो जाओ। Okay guys, so this is for today, ठीक है ना। Now tomorrow what we will be doing is alpha radiations and its side effects. Alpha radiations, gamma radiations, बताइए सागर क्या। बताइए। इज इट ओके गाइस, समय लग गया जितना आज करवाया। बताइए, किसी का कोई डाउट। या सागर मैंने तो कर दिया आई थिंक। इफ यू आर नॉट, इफ यू हैवंट जॉइंड आवर यूट्यूब चैनल, डू जॉइन, ठीक है। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करिए, हमारा चैनल का नाम है रवि शेर, ठीक है, मेरे नाम पे रखा हुआ है, हाँ, रवि शेर, ठीक है ना। यू कैन जॉइन इट एंड मैंने अभी अपलोड किए हैं सारे के सारे, यू कैन चेक इट। ये सारा लेटेस्ट है, आज का भी मैं दोपहर तक कर दूंगा। मेरा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। आ, ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक्स हैं। अगर आप बेसिक्स नहीं बनाओगे अभी तो आपको कैसे मैं बताऊंगा व्हाट इज डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, है ना, व्हाट इज ब्लैक होल, ठीक है ना। तो
ये चीजें अब यूपीएससी ब्लैक होल तक पहुंच चुकी है, वो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, व्हाट इज ब्लैक एनर्जी, व्हाट इज डार्क एनर्जी, व्हाट इज डार्क मैटर। तो अभी तो हम नॉर्मल ऑर्डिनरी मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर द बेसिक्स। इतना बेसिक से कोई एक्सप्लेन नहीं करता, आप नेट पे भी जाके देख लो। दीज आर द बेसिक्स। अभी मैंने 2 क्लासेस सिर्फ बेसिक्स की ली हैं। आपकी जो नए बच्चे हैं, उनकी 3 क्लासेस ली हैं बेसिक्स के ऊपर। आई थिंक यू शुड बी फॉर्मिंग सम कंसेप्ट। थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझ अपनी तरफ से भी करनी चाहिए, ज़रूरत है। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं समझ लग रहा है, शिवम, हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन के क्या रीज़न हो सकते हैं? या ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू, आई विल मेक ए पीपीटी, ओके, नो श्योर, ठीक है। बट मोर इज इम्पोर्टेंट इज वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना, वाई सर्टनली अभी क्यों आया ये सारा कुछ, है ना। तो ये आपके लिए पढ़ना जरूरी है। दैट्स कुछ रीजन पढ़े आपने कहीं से, आर्टिकल पढ़ा? इफ यू हैव रेड सम आर्टिकल, डू शेयर इट विद मी, ओके शिवम, and do attend the extra classes. You guys were not there in the last lecture, and I will be taking a lecture बिल्कुल अभी 2-3 दिन में ले रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। ओके, we will see, okay, okay, okay guys, we will meet again tomorrow, okay guys, bye bye.